Assalamu alaikum. Welcome to management lecture. Today I am telling you about discuss the task associated with identifying and selecting competent employees. The first phase of the HRM process involves three tasks. फर्स्ट फेज के अंदर कितने टास्क आ रहे हैं? 3 टास्क. नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, नंबर 2 रिक्रूटमेंट एंड डिक्रूटमेंट, ठीक है, एंड नंबर 3 सिलेक्शन. सो थर्ड टास्क है हमारे पास व्हाट इज सिलेक्शन. सिलेक्शन क्या है? ठीक है, सिलेक्शन नाम से जाहिर है ना कि किसी भी चीज को सिलेक्ट करना. अब सिलेक्ट करने के लिए हमें डिफरेंट अमल करने पड़ेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट प्लानिंग करनी होगी. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग किन की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? हम लोग अपने एम्प्लॉयज, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू एम्प्लॉयज को, एबिलिटी वाले एम्प्लॉयज को, कैपेबल एम्प्लॉयज को हायर करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग ऐसे टेस्ट से उन्हें गुजारना चाहते हैं ताकि इन सारे टास्क को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कैपेबल बंदा हायर हो. ठीक है, हम उसकी एबिलिटी का फायदा उठा सके, हम लोग उसकी एबिलिटी से ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टास्क फुलफिल कर सके. Selection involves predicting which applicants will be successful if hired. सिलेक्शन के अंदर हम लोग ऐसे एम्प्लॉयज हायर करते हैं जो कि टेस्ट को पास कर चुके होंगे. अगर उन्होंने टास्क या स्पेसिफिक क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हायरिंग फॉर सेल्स पोजीशन, सेल्स पोजीशन के लिए अगर हम लोगों ने एक एम्प्लॉय हायर करना है, द सिलेक्शन प्रोसेस शुड प्रिडिक्ट द एप्लीकेंट्स विल जनरेट अ हाई वॉल्यूम ऑफ सेल्स. तो हम लोग क्या चीज़ उसके अंदर चेक करेंगे? हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या एम्प्लॉय को सेल करनी आती भी है कोई चीज़ या नहीं आती, और अगर वो सेल करता है तो कितने लोग उससे वो चीज़ें खरीदते हैं. अगर वो हाई वॉल्यूम पे सेल जनरेट कर सकता है तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर लेंगे. एनी सिलेक्शन डिसीजन कैन रिजल्ट इन 4 पॉसिबल आउटकम्स. कोई भी सिलेक्शन डिसीजन जो है उसकी 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, 2 करेक्ट्स एंड 2 एरर्स. A decision is correct when the applicant was predicted to be successful and proved to be successful on the job. एक एम्प्लॉय के बारे में अगर हमने अंदाज़ा लगाया कि ये बंदा इस काबिल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये टास्क परफॉर्म कर सकता है, और वो बंदा अपनी जॉब में सक्सेसफुल होके भी दिखा दे, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने प्रिडिक्शन भी सही की थी और हमें उसका रिजल्ट भी 100% मिला है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डिसीजन जो है वो करेक्ट है, हम लोगों ने सही फैसला लिया है. और when the applicant was predicted to be unsuccessful and was not hired. So जिसके बारे में हम लोगों ने ये प्रेडिक्शन किया है कि वो अनसक्सेसफुल है तो उसे हम हायर भी नहीं करते. In the first instance, we have successfully accepted. In the second, we have successfully rejected. पहले हम लोगों ने उसे सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लिया और बाद में हमने उसे रिजेक्ट कर दिया. प्रॉब्लम्स अराइजेज व्हेन एरर्स आर मेड इन रिजेक्टिंग कैंडिडेट्स हु वुड हैव परफॉर्म्ड सक्सेसफुली ऑन द जॉब और एक्सेप्टिंग दोज हु अल्टीमेटली परफॉर्म पुअरली. एक्सेप्ट एरर्स, दीज प्रॉब्लम्स कैन बी सिग्निफिकेंट. प्रॉब्लम सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर तब आता है जब हम लोग एक ऐसा बंदा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायर कर लेते हैं जो कि इस काबिल ही नहीं होता. ठीक है, जो कि एरर्स दे रहा होता है लेकिन फिर भी हम उसे हायर कर लेते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी प्रिडिक्शन गलत है, हमने एक गलत डिसीजन लिया है. हम लोगों ने एरर्स को एक्सेप्ट कर लिया है बजाय उसे रिजेक्ट करने के. सिलेक्शन के अंदर मैनेजर को 2 बातों का ख्याल रखना है, यानी 2 एरर्स से केयरफुल होकर रहना पड़ेगा. ठीक है, नंबर 1 एक्सेप्टेंस एरर एंड नंबर 2 रिजेक्शन एरर. एक्सेप्टेंस एरर कब अराइज होगा? जब आप एक ऐसे बंदे को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि उस जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं है, जो कि अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, आप उसे फिर भी एक्सेप्ट कर लो तो ये एक्सेप्टेंस एरर है. और एक ऐसा बंदा जो कि जॉब के लिए एलिजिबल है, परफेक्ट है, सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहा है अपने टास्क को, लेकिन फिर भी आप उसे रिजेक्ट कर देते हो, तो ये क्या है? रिजेक्शन एरर है. सो मैनेजर को इन दोनों एरर्स को अवॉइड करने के लिए बहुत 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 केयरफुल होकर रहना पड़ता है. ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा टास्क परफॉर्म ना हो जिससे ये दोनों एरर्स अकर हो जाएं. सही.
सो आप लोगों ने इन 2 एरर्स पर बहुत फोकस करना है और इसे समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप लोगों को सिलेक्शन का ओवरऑल प्रोसीजर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर हम लोगों से मेरी मुराद मैनेजर्स ही हैं, ठीक है? सो आप डिस्ट्रैक्ट ना होइएगा मेरे इस लफ्ज़ से। सिलेक्शन डिसीजन आउटकम क्या है? अगर आप लोग इस डायग्राम को गौर से देखें, ये बिल्कुल बीसीजी मैट्रिक्स वाली डायग्राम है। अगर हम लोग एक सक्सेसफुल बंदे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा डिसीजन करेक्ट है। इस डायग्राम से आप लोगों को एक्सेप्टेंस एरर और रिजेक्शन एरर की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए, एक्सेप्टेंस एरर कब अकर होगा? जब आप लोग अनसक्सेसफुल बंदे को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है? और रिजेक्शन एरर कब अकर होगा? जब आप सक्सेसफुल बंदे को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? मैनेजर जब डिसीजन ले रहा होगा, तो अगर वो अनसक्सेसफुल बंदे को एक्सेप्ट कर ले और सक्सेसफुल बंदे को रिजेक्ट कर दे, तो ये दोनों एरर्स अकर हो जाएंगे, ठीक है? आई होप कि आप लोगों को एक्सेप्टेंस एरर और रिजेक्शन एरर यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हम लोग अनसक्सेसफुल एम्प्लॉय को रिजेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने करेक्ट डिसीजन लिया है, हमारा एक्सेप्टेंस एरर नहीं आया। क्योंकि वो बंदा सही परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसलिए हमने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो हमारा डिसीजन ठीक है। ऐसी पॉसिबल आउटकम्स हैं जहाँ पर हमारा डिसीजन ठीक हो सकता है, अगर हम लोग सक्सेसफुल बंदे को एक्सेप्ट और अनसक्सेसफुल बंदे को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है? और 2 ही ऐसे केस हैं जहाँ पर हमारा डिसीजन गलत हो सकता है। एक, अगर हम लोग अनसक्सेसफुल बंदे को एक्सेप्ट कर ले, और अगर हम लोग सक्सेसफुल बंदे को रिजेक्ट कर ले। सो ये 2 पॉसिबल ऐसे केस हैं जहाँ पर हमारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरर आ सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बहुत अहम रोल प्ले करती है, ठीक है? हमारा डिसीजन वैलिड होना चाहिए, हमारा सिलेक्शन डिसीजन वैलिड होना चाहिए। A valid selection decision is characterized by a proven relationship between a selection device and some relevant criteria. एक वैलिड सिलेक्शन डिवाइस से ही हम लोग एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। सो वैलिड सिलेक्शन डिवाइस और रेलेवेंट क्राइटेरियन के दरमियान एक रिलेशनशिप है। अगर वो रिलेशनशिप ठीक है, तो हमारा डिसीजन वैलिड है, तो हम लोग उस पर रिलाई कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टूल्स कौन से हैं जिसके ज़रिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो बहुत आसान हो सकता है? मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेक्ट डिसीजन ले सकता है। नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं, मोस्ट यूजफुल फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। इसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, यानी इंफॉर्मेशन गैदर करना एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आसान हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर क्या होता है? नेम हो, एम्प्लॉय का नेम, एजुकेशन, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है? इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होती है, जिसको एप्लीकेंट ने फिल करना होता है और सबमिट करवाना होता है। कैन प्रिडिक्ट जॉब परफॉर्मेंस बट नॉट ईजी टू क्रिएट वन दैट डज, ठीक है? नंबर 2, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के थ्रू हम लोग एप्लीकेंट्स की रिलायबिलिटी को, उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। अगर वो रिटन टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, तो हम लोग उन्हें सेलेक्ट करेंगे इंटरव्यू की बेस पर और देन फर्दर सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेस पर। सो रिटन टेस्ट के अंदर क्या है? मस्ट बी जॉब रिलेटेड। रिटन टेस्ट जो होगा वो जॉब रिलेटेड होगा, यानी जिस तरह की, जिस नौइयत की जॉब होगी, जिस कैटेगरी की जॉब होगी, उससे रिलेटेड रिटन टेस्ट होगा। इंक्लूड इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एबिलिटी, पर्सनालिटी एंड इंटरेस्ट रेट्स। आर पॉपुलर पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, relatively good predicator relatively good predicator for supervisory positions. So supervisory positions के लिए रिटन टेस्ट बहुत अच्छा है। रिटन टेस्ट से आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एबिलिटी, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट रेट को जज किया जाता है। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट, यूज एक्चुअल जॉब बिहेवियर्स। परफॉर्मेंस सिमुलेशन टेस्ट लिया जाता है जिसकी बिना पे रेलेवेंट एप्लीकेंट की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। यूज एक्चुअल जॉब बिहेवियर्स को जज किया जाता है। यूज एक्चुअल जॉब बिहेवियर्स, वर्क सैम्पलिंग टेस्ट एप्लीकेंट्स ऑन टास्क एसोसिएटेड विद दैट जॉब, अपोरोपाइरेट फॉर रूटीन और स्टैंडर्डाइज्ड वर्क।
Assessment center simulate jobs appropriate for evaluating managerial potential. ठीक है, हम लोग उनके मैनेजेरियल पोटेंशियल को इसके थ्रू एवेल्युएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। जो भी टेस्ट होंगे, जो भी टास्क होंगे, वो पहले ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर सारा कुछ मेंशन किया होगा और जो भी टेस्ट होगा वो जॉब से रिलेटेड होगा। इंटरव्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। इंटरव्यू के ज़रिए हम लोग एप्लीकेंट की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं। इंटरव्यू के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से उसे जज कर सकते हैं और जज करने के बाद हम लोग सही फैसला ले सकते हैं। ऑलमोस्ट यूनिवर्सली यूज्ड यानी उसे हर जगह पर यूज किया जाता है। मस्ट नो व्हाट कैन और कैन नॉट बी आस्क्ड, उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। कैन बी यूजफुल फॉर मैनेजेरियल पोजीशन, ये मैनेजेरियल पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन, जब रिश्ता वगैरह करते हैं किसी के साथ, रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है तो हम लोग वहां पर उस बंदे की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपनी के अंदर जब एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी। यूज्ड फॉर वेरीफाइंग एप्लीकेशन डाटा को हम उसके वेरीफाई करेंगे। वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस सोर्स के जरिए वो इंफॉर्मेशन आ रही है हम उसकी वैलिडिटी को चेक करेंगे। यूज्ड फॉर वेरीफाइंग रेफरेंस चेक्स, हम लोग उसके रेफरेंस चेक को वेरीफाई करेंगे। नोट अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका मेडिकल टेस्ट आ जाता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी मिलिट्री फोर्सेस का एक पार्ट है। सो आप कहीं पे भी टेस्ट देने जाते हैं तो वहां पर फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जरूर होता है। आर फॉर जॉब्स दैट हैव सर्टेन फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, ये उन जॉब्स के लिए होता है जहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस की बात करें तो मिलिट्री फोर्सेस के अंदर एम्प्लॉय को तगड़ा, तवन्ना, हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो वहां पर उनकी ट्रेनिंग बर्दाश्त कर सके। वहां पर फिजिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा मैटर करती हैं, इसलिए वहां पर मेडिकल टेस्ट होता है। मोस्टली यूज्ड फॉर इंश्योरेंस पर्पजेस के लिए इसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो ये है वो सिलेक्शन टूल्स जिसके जरिए हम लोग अच्छे से एम्प्लॉय को वेरीफाई करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, जो भी मटेरियल मैं आप लोगों को मैनेजमेंट के लेक्चर्स के अंदर प्रोवाइड करती हूँ वो इनफ है लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। क्वेश्चन भी मैं मेंशन कर देती हूँ और साथ ही साथ जो भी डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो उसका आंसर है। इसीलिए मैंने वीडियो की थंबनेल पर ये मेंशन किया है, कंप्लीट नोट्स एंड गाइडलाइन। यहाँ पर मैं आपको आंसर के हर स्टेप से रिलेटेड गाइडलाइन देती हूँ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आती होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, कोई भी ऐसी बात है जो समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। And don't forget to subscribe this channel for more interesting management lecture. Happy learning and thanks for watching.